ओरिजिनल हाइपोथेसिस जो है चैम्बरलिन की, बड़ी सारी चीज़ों के आंसर नहीं हो पाए थे पिछली वाली थ्योरीज में, तो उनको करेक्ट करने के लिए ये नए कंसेप्ट आए, नई थ्योरीज आई। इसमें चैम्बरलिन जो है ये हैं और इनके एक और फ्रेंड हैं, दो लोगों ने मिलकर के काम किया है और ये दोनों शिकागो यूनिवर्सिटी से हैं, यूएसए से। तो हम इसको अमेरिकन थ्योरी ही मान करके चलेंगे किसी न किसी में। क्या बताने की इन्होंने कोशिश करी है, अब इनका कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे स्टोरी बदल गई है। ठीक है, ये मोनिस्टिक कंसेप्ट नहीं है, अब ये अब ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट है। ये ड्यूअलिस्टिक थ्योरी है। ड्यूअलिस्टिक थ्योरी क्यों है, उसका पहला रीजन है, यहाँ पर दो स्टार्स की बात की गई है, टू स्टार्स। क्या समझाना चाहते हैं ये कि एक मेन स्टार है। जब भी आज की डेट में कोई चीज़ होती है ना, और उसके हम बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म की बात करते हैं, मतलब जो चीज़ आज एग्जिस्टेंस में आई है, कभी ना कभी वो कैसा रहा होगा उसका ओरिजिनल फॉर्म, उसके आगे वर्ड आता है प्रोटो। ओके, दैट इज प्रोटो। तो इसमें ये बताना चाहता है कि दो स्टार्स हैं, एक है प्रोटोसन, प्रोटोसन, और एक है इंट्रूडिंग स्टार, इंट्रूडिंग स्टार। प्रोटोसन एंड इंट्रूडिंग स्टार। किसी दिन ऐसे ही लेक्चर में इसकी फोटो भी खींचेंगे, ठीक है? ओके, क्या समझाना चाहता है ये इस थ्योरी के थ्रू, आराम से हम सिलसिलेवार ढंग से काम करेंगे और सारा समझते चले जाएंगे। प्रोटोसन जो है, सन भी स्टार ही होता है, सन इज अ स्टार, दैट इज इंट्रूडिंग स्टार, दैट इज प्रोटोसन। अब आगे क्या वो बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि किसी ज़माने में, किसी दौर में जब यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर दो चीज़ें थी, सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं हुआ। एक प्रोटोसन होता था, दैट इज प्रोटोसन, और एक इंट्रूडिंग स्टार। इंट्रूडिंग स्टार कह लो आपको, आप इसको, या फिर आप इसको कंपेनियन स्टार भी कह लो, जो भी है, लेकिन इंट्रूडिंग स्टार इज बेस्ट। इंट्रूड कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। इंट्रूजन मतलब होता है घुसना, एंटर करना किसी चीज़ में, ओके, या पास करना। तो वो ये कहना चाह रहा है कि क्या होगा, ये कैसे एग्जीक्यूट होगी सारी चीज़ें। तो ये कह रहा है कि ये है सन, ये जो सन है, ये इसकी कुछ खासियतें हैं। क्या है, सबसे पहले ये जो सन है ये सॉलिड है, सॉलिड है ये सन, सॉलिड मैटर का बना हुआ है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि ये सन जो है ये कोल्ड स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड है और कोल्ड स्टेट में है। आई बात है समझ में दोनों? तो इसके आगे अब बात चलेगी सॉलिड एंड कोल्ड स्टेट में होने के बाद। मेन बात वो ये समझाना चाह रहा है कि, फिगर बना देता हूँ मैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। मेन बात वो ये समझाना चाह रहा है कि ये जो सन है, इसके पास से एक स्टार गुजरेगा। ठीक है, ये देखिए, ये स्टार मुझे बनाना नहीं आता, आप यही समझ लेना, ये स्टार है। ठीक है, ये स्टार इसके पास से गुजरेगा इस वे में। ओके, आई बात समझ में? अब ये जो स्टार है ये यहाँ से पास होगा। जब ये पास होगा यहाँ से, तो क्या होगा, स्टार बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशन, सन के ऊपर। तो ये जो प्रोटोसन है, इस सन में से ये निकलेंगे, मैटर निकलेगा सन में से बाहर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जेट, छोटे छोटे जेट्स, जेट्स, या इन्हीं जेट्स को कहा गया है प्लैनेटेसिमल्स। ओके, ठीक है, एक सन है, दैट इज सन। उस सन के पास से एक स्टार पास होगा। उस स्टार का साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से उसमें ग्रेविटेशन फोर्स बहुत है। अपनी इस ग्रेविटेशन फोर्स को जब वो पास होना है सन के पास से, सन पे लगेगी, और जब ग्रेविटेशन फोर्स सन पे लगेगी
तो सन में से कुछ ना कुछ मैटर या मटेरियल तो बाहर निकलेगा, है ना। तो सन में से जब वो मटेरियल या मैटर बाहर निकलेगा तो उस निकले हुए मटेरियल को हम क्या कहते हैं, प्लैनेटेसिमल्स। उस निकले हुए मटेरियल को हम क्या कहते हैं, प्लैनेटेसिमल्स, जो सन से बाहर आया, ठीक है। क्योंकि ये प्लैनेट्स नहीं है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे कल को प्लैनेट बनेगा, तो दे आर प्लैनेटेसिमल्स। अब आगे जाकर के वो क्या कहना चाह रहा है, आगे वो ये समझाना चाह रहा है कि ये जो प्लैनेटेसिमल्स हैं ये यूनिफॉर्म साइज के नहीं हैं। क्या है, इसमें से कुछ बड़े बड़े टुकड़े हैं, कुछ छोटे छोटे हैं, ठीक है। सन में से जो प्लैनेटेसिमल्स निकले उनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये जो टुकड़े निकले हैं इनमें से ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये जाकर के बड़े टुकड़ों के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये साइज में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इसमें हमें प्लैनेट्स बन जाएंगे, ठीक है। सन है, सन के पास एक इंट्रूडिंग स्टार गुजरा, उस इंट्रूडिंग स्टार ने बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाई, और ग्रेविटेशन फोर्स लगाने के बाद जो उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स निकले प्लैनेट्स में से, किसमें से, सन में से, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स आपस में जुड़ना शुरू हो गए और जुड़ करके उन्होंने बड़े बड़े प्लैनेट बना दिए। वो छोटे छोटे स्टार किस में जाके जुड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनमें, और जुड़ने के बाद बड़े बड़े प्लैनेट्स बन गए। टोटल 9 प्लैनेट्स बन गए इसी में, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया, क्या समझ में आया प्रोसेस। चैम्बरलिन ने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की है समझाने की। एक बात याद रखना, चैम्बरलिन का पहली कोशिश, सबसे पहले चैम्बरलिन कहता है वो एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम की बात करता है। वो बताता है कि सोलर सिस्टम कैसे बना। दूसरी चीज़ वो ये बताना चाहता है कि एटमॉस्फेयर कहाँ से आया अर्थ में। तीसरी चीज़ वो ये बताना चाहता है कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स कैसे बने। और चौथी चीज़ वो ये बताना चाहता है कि माउंटेन्स एंड प्लेन्स ये सब कैसे बना। इतनी सारी बातें मैं एक्सप्लेन करना चाहता है अपनी एक थ्योरी के थ्रू, ठीक है। वो कर भी देगा, ऐसी भी शायद बात अगर वो चाहे, बड़ा खतरनाक है। जब जिसने इतनी ज़बरदस्त थ्योरी दे दी तो वो एक्सप्लेन करना चाहे तो कर देगा, ठीक है। हम भी वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप सुनिए क्या एक्सप्लेन करना चाहता है और कैसे एक्सप्लेन करना चाहता है वो सुनिए। उसका कहना ये है कि शुरुआत में कोल्ड स्टेट में एक सॉलिड मैटर है, उस मैटर में से मटेरियल इजेक्ट होना शुरू होता है, बाहर निकलना शुरू होता है। मटेरियल जब बाहर निकल रहा है तो वो यूनिफॉर्म साइज में नहीं है, कुछ मटेरियल बड़ा है, कुछ मटेरियल छोटा है। तो जो बड़े मटेरियल हैं उनमें खुल जाता है तो वो अपने अंदर सामान को सेट कर ले रहे हैं, छोटे छोटे मटेरियल को अपने पास बुला रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू उसने ये बता दिया कि प्लैनेट्स बने हैं। अब रोटेशन कैसे आई, इनमें रोटेशन कैसे आई, तो उसने ये प्रूव किया कि आपने कभी एक चीज़ देखी है, जैसे हम जाते हैं, आप किसी भी बुद्ध टेम्पल में जाओ, या जो छोटी छोटी हमारे बच्चों के खेलने की स्लेट आती है उसमें मोती लगे होते हैं ना, बॉल्स होती है, हम हाथ से उन्हें ऐसे सर करके घुमाते हैं सर। तो वो ये कह रहा है कि जैसे ये मटेरियल है तो इधर से एक स्टार आया ऐसे करके और सबको घुमा गया सर, एक मूवमेंट दे गया, ठीक है। तो जैसे वो मोती घूमते हैं वैसे इस स्टार ने उनको रोटेशन मूवमेंट दे दी, और रोटेशन मूवमेंट देने के बाद अब वो स्टार है, जब वो आ रहा है नज़दीक तो भी वो एक पुल लगा रहा है ग्रेविटेशन, और जब वो पूरा नज़दीक आ जाए तो मैक्सिमम पुल लगाएगा, और जब वो जा रहा है तो भी एक पुल है उसमें। तो वो जब इनके पास आया सन के तो मैटर इजेक्ट हुआ और उसको रोटेशन मोशन दे के आगे जाने लगा, तो ये जो निकला हुआ मैटर है उसके पीछे ही जाने को भागा, तो उसके पीछे जाने को भागा, और उसकी मूवमेंट सन के अराउंड कुछ ऐसी थी स्टार की। तो ये सारा मैटर बिखरा हुआ जब उसके पीछे जा रहा है तो एक पॉइंट पे वो स्टार की स्पीड इतनी है कि वो स्टार तो यूनिवर्स में कहीं निकल गया अलग, ये मैटर अनाथ हो गया, और ये मैटर फिर सन की ग्रेविटेशन पुल की वजह से सन के अराउंड ही रिवॉल्व होने लगा।
आई कहानी समझ में? देखिए ये सन है और ये एक स्टार है। स्टार कैसे बनाते हैं? ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार सन के अराउंड जा रहा है। तो जब ये यहाँ पहुँचा है, सन में से मैटर निकला है। ये पहली फिगर है। अगर हम दूसरी फिगर की बात करें तो ये सन है और छोटा हो गया सन का साइज, और ये उस स्टार का, ये स्टार है, यहाँ से पास हो रहा था। अब वो मैटर बड़े हो गए आपस में जुड़ जुड़ के। तो जब ये यहाँ से पास हो रहा है तो इसने इन्हें एक रोटेशन दे दी है, इनको एक रोटेशन दे दी। और जब ये सन, ये स्टार यहाँ पे पहुँचा है तो ये मटेरियल भी इसके पीछे लग गया पूंछ की तरह, ठीक है। और एक टाइम में ये निकल गया कहीं, और सन की ग्रेविटेशन की वजह से ये प्लैनेट सन के आसपास ही घूमने शुरू हो गए। तो रोटेशन भी मिल गई और रेवोल्यूशन भी मिल गई। रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों मिल गई। मैडम एक्सपेरिमेंट करके देखा है, जैसे आप कभी चीज़ें घुमाइया आप इस तरीके का इस ऐ करके घुमाते होंगे ना आप, मतलब नहीं घुमाई दी ऐ करके। तो सिंपल जी चीज़ है, जेकर इतने 3-4 बॉलां रखनियां, इधरों एक वड्डी बॉल होंगी है, अगर वो उन्होंने रगड़ के अगर जाती है तिना चारों घुमा के जाएगी, ठीक है। और तुम एक काम करना है, सिंपल 4 बॉलां रख के 4 बॉलों से धागा कटना है, वो उस वड्डी बॉल में बनना है। वड्डी बॉल चलाई पहला इन्होंने घुमाऊगी, फिर जो अगे जाऊगी तो धागे की खिंच पाऊगी तो बॉलां भी इधर मगर ही जाएंगी। एक टाइम से धागा काट देना, वो वड्डी बॉल निकल जानी है, छोटियां बॉलां इतने घूमदियां रहनियां। सिंपल, ठीक है। तो एक सन है, उसमें एक स्टार आया, स्टार ने आने के बाद ये काम कर दिया। आई बात समझ में? चलो आगे समझो। देखो अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये सारा मटेरियल बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गया, प्लैनेट बन गया, प्लैनेट रिवॉल्व होने शुरू हो गए सन के अराउंड, तो उसने रोटेशन भी प्रूव कर दी, उसने रेवोल्यूशन भी प्रूव कर दी। आगे आगे जाकर के उसने और बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर दी। उसने अगली चीज़ ये प्रूव की कि सन है, ये जो अर्थ है, विद द टाइम इसमें जैसे जैसे मटेरियल जुड़ता चला गया, इसमें वो शेप आती गई जो इसकी आज की शेप है। जैसे उसका कहना है कि शुरुआती दौर में जब प्लैनेटेसिमल्स आके बड़ी बॉल में टकरा रहे थे ना, बड़ी वाली बॉल में, यानी कि बड़े प्लैनेट में टकरा रहे थे, तो उसमें खड्डे पड़ रहे थे। कोई भी चीज़ आ करके ठुकेगी तो खड्डे तो पड़ेंगे, क्योंकि ये बात प्लैनेटों की हो रही है, तो साइज़ भी सोच सकते हो आप किस लेवल का होगा। तो वो प्लैनेटेसिमल्स आके जब टकरा रहे हैं तो खड्डे पड़ रहे हैं। उन खड्डों के पड़ने की वजह से नेचुरली कई सारे खड्डे बने हैं पूरी अर्थ पे, ठीक है। धीरे धीरे कई सालों में, कई टाइम में वो जो खड्डे हैं वो पक्के हुए नीचे से, फिर हौली हौली वेपर जो है एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस हुए, बरसात हुई और वो खड्डे भर गए और वो समुंदर बन गए। फिर वो खड्डे इतने ज़्यादा भर गए, इतने बड़े हो गए कि समुंदर आपस में जुड़ गए और ओशियंस बन गए। तो जो खड्डे थे वो समुंदर बन गए और दो खड्डों के बीच का एरिया कॉन्टिनेंट बन गए। तो ऐसे कॉन्टिनेंट और ऐसे ही ओशियंस बन गए। फिर उसके कहने का अगला लाइन ये है, वो कहता है कि अब जो कॉन्टिनेंट है उनमें बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो उनकी ढलान ओशियंस की तरफ है, तो उनका सामान अर्थ के ऊपर जितना भी, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जितना भी मैटर है वो पानी के साथ पिघल पिघल के गल गल के जा रहा है नीचे, इरोजन हो के किधर, समुंदर में। तो समुंदर का वेट और बढ़ रहा है और कॉन्टिनेंट्स का वेट घट रहा है। तो समुंदर का वेट जितना बढ़ रहा है उसका फ्लोर उतना ही नीचे धंस रहा है, नीचे नीचे धंसता चला जा रहा है, तो और साइज़ बढ़ रहा है समुद्रों का और कॉन्टिनेंट्स का साइज़ छोटा हो गया है। इसी की वजह से क्या हो रहा है कि जितना भी बेसिक मटेरियल है कॉन्टिनेंट्स में वो पानी में घुल घुल के समुद्रों में जा रहा है, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी एसिडिटी बढ़ती जा रही है, वो ज़्यादा एसिडिक हो रहे हैं। और जितना ज़्यादा मटेरियल उनका घुल घुल के पानी के साथ समुद्र में जा रहा है उतना ज़्यादा मैटर कम हो रहा है कॉन्टिनेंट्स में। तो जितना वो कम हो रहा है उतनी उनकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी घट रही है, उतनी ओशियंस की ग्रेविटी बढ़ रही है, और जितनी ज़्यादा ओशियंस की ग्रेविटी बढ़ रही है वो और ज़्यादा लैंड को अपने अंदर दबा रहा है, वो और ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स डूब रहे हैं। इस तरह से ओशियंस एक्सपेंड हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। एक थ्योरी उसने ये समझाई। दूसरी थ्योरी उसने ये समझाई है, दूसरी चीज़ वो ये समझाना चाहता है कि
वो जो प्रोटोसन था, उस प्रोटोसन में से जो मटेरियल निकला है, वो मटेरियल्स के अराउंड कोई ना कोई गैसेस होंगी, कुछ ना कुछ उसके साथ उनके ऊपर लिपटा होगा। जैसे अभी आपने चॉकलेट खाई तो चॉकलेट के ऊपर कैरामल लेयर चिपकी हुई थी ना, वो आपने खा लिया आराम से, है ना। तो इसी तरह से वो जो प्लैनेटेसिमल्स निकल रहे हैं सन में से, कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर भी होगा। तो वो आ करके अर्थ में जुड़ रहे हैं। पहले छोटी सी अर्थ थी, फिर उसके ऊपर और मैटर जुड़ रहा है, और मैटर जुड़ रहा है, और मैटर जुड़ रहा है, जुड़ते 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 अर्थ बन गई पूरी। तो वो जो अर्थ में आकर के टकरा रही है वो चीज़ें, तो मैंने कल आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी किसी चीज़ में टकराव होता है तो टकराव के बाद मोशन होता है, और मोशन से हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसका कहना ये है कि सारी चीज़ें आके अर्थ में टकराई हैं और उसकी वजह से अर्थ बनी है। तो जब पहला ये गोला था, इस गोले में आके जो पहली चीज़ टकराई है, उसने जो हीट क्रिएट की है, उसके ऊपर आके एक और टकराई है, उसके ऊपर आके एक और टकराई है। इसकी वजह से अर्थ के इंटरनल एरियाज में इतनी हीट है, इसी की वजह से अर्थ अंदर से इतनी गर्म है, क्योंकि एक से एक चोटें पड़ी हैं उसके ऊपर। दूसरा रीज़न, पहला रीज़न उसने ये दिया है अर्थ के गर्म होने का, कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स आके अर्थ पे टकरा रहे हैं, उतने हाई लेवल पर उसमें कोलिजन हो रहा है, और जितना ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को कुछ? कि बस ऐसे ही चल रहा है, मतलब दिमाग बंद, डब्बा गुल के। अब सुनिए आराम से। तो मैंने आपको रोटेशन बता दिया, रेवोल्यूशन भी समझा दिया आपको कि किस वजह से आया। मेन बात ये है मेन बात ये है कि ओशियंस भी इस बंदे ने प्रूव कर दिए। देखो ध्यान से सुनो। जैसे जैसे वो स्मॉलर पार्टिकल्स बड़े बड़े प्लैनेट न्यूक्लियस के अराउंड इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, प्लैनेट्स शेप एक्वायर कर लेंगे। और फिर हम अगर अर्थ की बात करें तो जो प्लैनेट्स आके टकराए थे, प्लैनेटेसिमल्स, उनकी वजह से जो खड्डे हुए वहाँ पे ओशियंस बन गए। और बाद में जो पानी बह बह करके ज़मीन से समुद्रों की तरफ गया, उससे जितना ज़्यादा मैटर एक्यूमुलेट होगा, जितना ज़्यादा मैटर ओशियन फ्लोर्स पे इकट्ठा होगा, उतना प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर की वजह से उतने ही हाई लेवल पे वो रीजन जो है और डिप्रेस होगा। और जितना डिप्रेस होगा, पानी को अपने एकोमोडेट करने की कैपेसिटी उसकी और बढ़ जाएगी, और समुद्रों का लेवल और बढ़ेगा। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट मैंने समझाया। नेक्स्ट बात ये आती है, वो ये बताना चाह रहा है कि एटमॉस्फेयर कैसे आया। एटमॉस्फेयर के बारे में वो ये कई सारी थ्योरीज देता है कि एटमॉस्फेयर के आने के कई सारे तरीके हैं, एक्सटर्नल सोर्स है और इंटरनल सोर्स हैं। वो ये कह रहा है कि जब एक प्लैनेट बना, जब एक प्लैनेट ने अपनी शेप एक्वायर की, तो उसमें इतना मास आ चुका है कि उसके पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स आ गई है। उसी ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग अब वो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, और एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स को जब उसने खींचा तो उसके इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ, क्योंकि है तो सब कुछ यूनिवर्स में ही, आपको वहाँ से खींचना है। तो अपने जब उसके पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ साइंस आ गया और उसमें ग्रेविटेशन फोर्स प्रॉपर आ गई, उसने अपने इर्द गिर्द से एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स को खींचना शुरू किया और एटमॉस्फेयर बना। दूसरा सोर्स वो ये बताता है एटमॉस्फेयर का कि यहाँ से उसे कौन सी चीज़ें मिली, यहाँ से उसे वो चीज़ें मिली जो हल्की हैं, लाइटर हैं, जो हैवियर एलिमेंट है वो उसे अर्थ के अंदर से मिले। जैसे वो ये कहना चाह रहा है कि पहले शुरू में छोटी सी बॉल है, उसमें आके मटेरियल चिपक रहा है, फिर वो बड़ी होती जा रही है, डे बाय डे बड़ी होती जा रही है, मतलब लेयर के ऊपर लेयर चढ़ रही है। तो वो ये कह रहा है कि जो सबसे शुरुआती दौर में आके चिपके थे प्लैनेटेसिमल्स, उनके ऊपर भी तो कोई ना कोई एटमॉस्फेरिक गैसेज या कुछ चिपकी होंगी, वो आकर के अंदर सटनी शुरू हो गई, सटते 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 लेयर बाय लेयर बननी शुरू हो गई। अब दो चीज़ें हो रही हैं, इससे दो काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है, जब अर्थ के साथ आकर के वो टकरा रहे हैं तो कोलिजन कर रहे हैं, और आपने अभी देखा कोलिजन करने से रैंडम मोशन हो रहा है और एक हीट क्रिएट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, और उसके ऊपर आकर के एक और टकरा रहा है, एक और टकरा रहा है, तो वो हीट अंदर ही कहीं ट्रैप हो जा रही है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जा रही है अर्थ के अंदर। पहला रीज़न ये है कोलिजन की वजह से हीट क्रिएट होना। दूसरा रीज़न है प्रेशर बढ़ने की वजह से। जितना ज़्यादा लेयर पर लेयर मलबा चढ़ते जा रहा है, उतना ज़्यादा इनकम्बेंट प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रेशर लेयर चलते जाना। आप अगर खड़े हो ना,
तो आप अपने ऊपर किसी कंधे को अपने कंधे पे खड़ा कर देना, पैर रख के, उसको बोला मेरे मोटे से चढ़ जा, फिर मोटे पे देखना कैसी गर्मी होगी आपके, और फिर उसके ऊपर एक और को कहना कि चढ़ जा, हौली हौली आपके पसीने छूटने लग जाएंगे, फिर उसके ऊपर कहना एक और को चढ़ जा। तो लेयर बाय लेयर जैसे जैसे मलबा चढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते चले जा रहा है, उसकी वजह से हीट और टेम्परेचर नीचे बढ़ता चला जा रहा है। तो यही रीज़न है कि अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो सेंटर रीजन है, अर्थ को जब खोलेंगे हम तो अर्थ का जो कोर है, सेंटर है, वो गैशियस फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है। और एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, हाई हाई प्रेशर इज इक्वल टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर जितना हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे जाके चीज़ें मेल्ट होनी शुरू हो जाए। ठीक है, सॉलिड फॉर्म स्टेट में अगर कोई चीज़ है, वो किस लेवल के टेम्परेचर पे जाके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू होगी, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा उस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि आपने उस चीज़ को उतना ज़्यादा बांध के रखा है, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी। तो हाई प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाता है। तो इसीलिए जो अर्थ का कोर है वो गैसियस फॉर्म में है। टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चीज़ें वहाँ पे मेल्ट नहीं हो रही हैं, चीज़ें गैसियस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत है रॉक्स का, भार बहुत पड़ा हुआ है उसके ऊपर। तो जितना ज़्यादा हाई प्रेशर उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो चीज़ों को मेल्ट होने के लिए हायर मेल्टिंग पॉइंट तक जाना होगा, लेकिन उस लेवल के मेल्टिंग पॉइंट तक जाने वाला टेम्परेचर नहीं है। 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी वो इतना इनफ नहीं है कि चीज़ें मेल्ट हों, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ा हुआ है। और प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा रेज हो जाएगा। तो इतने हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी अर्थ का कोर जो है वो गैसियस फॉर्म में है। उसका रीज़न ये है कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे हम अर्थ के कोर से ऊपर की तरफ आते हैं, तो रॉक्स की लेयर घटती चली जाती हैं, तो प्रेशर घटता चला जाता है, तो वहाँ पे हमें मॉल्टन स्टेट में रॉक्स मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, तो अर्थ का कोर गैसियस फॉर्म में है। आज आपको इसका आंसर पता लग गया कि अर्थ का कोर कौन सी फॉर्म में है? गैसियस। और वो गैसियस फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत हाई है, और हाई प्रेशर होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रेज हो गया है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से चीज़ें वहाँ पे मेल्ट नहीं हो पाएंगी। जैसे जैसे हम कोर से, अर्थ के कोर से अर्थ की बाहर की तरफ आएंगे, यानी कि अर्थ के सेंटर से अंदर से बाहर यहाँ की तरफ आएंगे, वैसे वैसे प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन आएगा, और मेल्टिंग पॉइंट डाउन आएगा तो चीज़ें मेल्ट होनी शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पे आपको मेल्टिंग लेयर्स मिलेंगी। अब वो ये कहना चाहता है कि दो चीज़ों की वजह से टेम्परेचर बढ़ा अर्थ के इनर एरियाज का। किन चीज़ों की वजह से? एक तो जो मटेरियल आके कोलाइड कर रहा है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और दूसरा जो लोड ऊपर बढ़ रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और तीसरा वो जो मटेरियल आया है, उन मटेरियल के साथ जो गैसेज आई हैं, उन गैसेज में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और चौथा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, छोटा मैटर बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, बड़ा छोटे में हो रहा है, इसकी वजह से भी एनर्जी लॉस हो रही है। कल मैंने समझाया था ना, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसकी वजह से भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अर्थ के इनर में कई प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक तो छोटा मैटर बड़े में, बड़ा छोटे में, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अर्थ के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो रहा है। दूसरी चीज़, बड़ी सारी रॉक्स आके टकराई थी, उस जमाने की हीट ट्रैप है। तीसरा, उनके साथ कुछ गैसेज आई थी, उनकी हीट है। और चौथा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इनको उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, उसकी हीट है। तो ये सारी हीट, ये सारा प्रेशर जो है, जब गैसों जब प्रेशर बहुत रेज हो जाएगा, तो ये गैसेस बाहर की तरफ को इरप्ट होंगी, तो वॉल्केनोस बनेंगे। वॉल्केनोस बनेंगे और फिशर इरप्शंस, यानी कि रेस रेस के लावा बाहर आएगा अर्थ के। तो इसी से बनेंगे फिर कल को आने वाले ज़माने की क्या, आप सुनो ध्यान से, वो जो क्रेटर बने थे ना, इसको कहते हैं वल्केनिज्म। दैट स्टेट इज वल्केनिज्म, VULCANISM, वल्केनिज्म। क्या होगा? अर्थ जब बन रही थी तो उसमें खड्डे पड़े थे, खड्डे पड़े थे ना, उन खड्डों में पानी पड़ेगा, जब बरसात पड़ेगी तो वो खड्डों से तो रिस रिस के नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो छत बनाते हैं अपने घर की,
तो छत को लॉक करने के लिए, सील करने के लिए उसके ऊपर क्या डालते हैं, टार, बिटुमेन, लुक डालते हैं ना। तो इसी तरह से ये जो लावा है, ये जो मैग्मा है, इसने क्या काम किया, लुक का काम किया। जब ये बाहर को निकला अर्थ से तो इसने उन खड्डों को परमानेंटली सील कर दिया, और इसलिए फिर बरसात का पानी जब पड़ा तो वो ऊपर ही रह गया, अंदर नहीं जा पाया, पेनिट्रेट नहीं कर पाया। और दूसरा, ये जो लावा फूटे, लावा फूटने के बाद जब ये लावा फूटता है ऐसे करके, तो ये जो इसका मुंह होता है, यहाँ पर एक डिप्रेशन बनती होती है जहाँ से लावा बाहर आता है, और इसको कहते हैं क्रेटर लेक। यहाँ इसको क्रेटर बोलते हैं। यहाँ पे भी बरसात का पानी होता है, ये लेक बनती है। तो वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी सारी लेक्स लावा के मुंह पे बनी हुई हैं जो लावा फूटते हैं, तो क्रेटर लेक्स बन जाएंगी और वो सील हो जाएंगे, डिप्रेशन जो है वो सील हो जाएंगी, उनमें बरसाती पानी आ जाएगा और ओशियंस बन जाएंगे। फिर धीरे 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 थर्ड स्टेज आएगी, अगली स्टेज आएगी कि अब अर्थ के अंदर की जो फोर्सेस हैं उनको बाहर आने का रास्ता मिल चुका है, अर्थ के ऊपर प्रॉपर प्लेटें बन चुकी हैं, बाहर की लेयर पूरी तरह से ठंडी होकर जम चुकी हैं। अब क्या होगी, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अर्थ जो है ना जी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटों से बनी है। ये जो आप अर्थ देख रहे हो ना, ये जो अर्थ है, ये अर्थ का ये जो शक्ल आपको दिख रही है, ये आप ऐसा समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी प्लेटों को जोड़ा हुआ है। ये प्लेटें एक दूसरे के साथ आगे को चलती है, कभी पीछे को चलती है, एक दूसरे से टकराती रहती हैं। तो जब ये प्लेटें टकराती हैं, या तो ये ऐसे टकराती हैं ऐसे, तो ऐसे माउंटेन्स बनते हैं, या ये दूर चली जाती है एक दूसरे से तो नीचे से लावा बाहर आता है, या ये एक दूसरे से ऐसे पास हो जाती है तो ऐसे हो जाता है ऊपर नीचे। तो दो कॉपियाँ लेके आप टकराना देखना, पेज ऐसे फोल्ड आ जाएंगे, तो फिर ऐसे बनते हैं फोल्डेड माउंटेन। फोल्डिंग से जो बनते हैं दैट इज फोल्डेड माउंटेन। ये सारा आगे आगे आने वाले चैप्टर में हम करेंगे। तो एक तो ये बन जाएंगे दैट इज फोल्डेड माउंटेन, और एक ये बन जाएंगे दूसरे छोटे छोटे, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉक हैं, इन 3 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक जो है वो नीचे बैठ गया, ये ब्लॉक नीचे बैठ गया, फॉल्टिंग हो गई, तो ये ब्लॉक नीचे बैठ गया, तो ये 2 माउंटेन बन गए। ठीक है, ये भी माउंटेन बन गया, ये भी माउंटेन बन गया, नीचे बैठ गया, और ये वैली बन गई। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स ऐसे बनेंगे। तो एक ही थ्योरी से इसने ओशियंस भी बना दिए, कॉन्टिनेंट्स भी बना दिए, माउंटेन्स भी बना दिए, सब कुछ ही बना के रख दिया। और इसने ये भी बता दिया कि अर्थ के अंदर हीट क्यों है, एटमॉस्फेयर कहाँ से आया है। तो इसलिए ये पता लगता है कि अर्थ के अंदर से जो मटीरियल निकलता है उसी ने कार्बन दिया है, उसी ने ऑक्सीजन दिया है, और उसी ने ये सारी हैवी चीज़ें दी हैं। ठीक है, ये सारी बातें इसने समझाई। समझ आई इतनी कहानी कि इसने कैसे बना दिया यूनिवर्स, इसने कैसे सोलर सिस्टम बना दिया। अब हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, अब हम इसको इवेलुएट करेंगे कि किन किन बेसिस पे इसको इवेलुएट किया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ आई, इसमें कोई डाउट्स हैं तो बताइए। ठीक है, ये वाला नहीं, कोई बात नहीं, कुछ कुछ चीज़ें शायद रह गई हैं इसमें, वही मैं रिकॉल कर रहा हूँ। थ्योरी मैंने आपको सारी समझा दी है। आप लोगों ने एक चीज़ नहीं पूछी कि शुरुआत में वो जो सन था वो तो कोल्ड था, वो आज की डेट में गर्म कैसे है, पूछना बनता है ना। तो जब वो स्टार उसके पास से गुजर रहा है ना, और उसमें से जब मटेरियल निकलना शुरू हुआ है, तो उसमें से भी तो कुछ निकल रहा है ना। तो जब आपको अगर फील करना है ना ये चीज़, तो आप कुछ मत करना, आपको गर्मी पैदा करने का एक ही तरीका, अपनी बॉडी में अपने हाथों को स्ट्रेच करना, अपनी बाहों को स्ट्रेच करना, आपकी बॉडी में गर्मी आ जाएगी 2 मिनट के अंदर ही। तो उस प्रोटोसन के अंदर से जब सामान निकल रहा है तो वो भी तो गर्म हो रहा है ना, उसमें भी तो सारी एक्टिविटी उसमें हो रही है। तो उसके अंदर से जब मटेरियल निकलना शुरू हुआ तो उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी इनिशिएट हुई, और जब उसमें से एक्टिविटी इनिशिएट हुई तो वो गर्म होना शुरू हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसलिए वो इतना गर्म हो गया क्योंकि सारी एक्टिविटी उसके ऊपर हुई थी। ठीक है, अब क्या क्या प्रूव हो गया, रोटेशन मोशन प्रूव हो गया, रेवोल्यूशन प्रूव हो गई, सन से निकला ये मटेरियल प्रूव हो गया, सन कैसे गर्म हुआ ये प्रूव हो गया, ये जो प्लैनेट्स बने इनके बनने का प्रोसेस प्रूव हो गया। उसके बाद प्लैनेट्स के अंदर का मटेरियल, अर्थ इतनी गर्म क्यों है ये प्रूव हो गया, और अर्थ के बाहर अंदर से निकले हुए मटेरियल ने बाहर आके क्या माउंटेन्स बनाए, कैसे बनाए, ये प्रूव हो गया। ये सारी चीज़ें उसने प्रूव करने की कोशिश की। आई बात समझ में।
प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स है, मून ये सारी थ्योरीज का पर्पस बताऊँ ना आपको मैं? देखो, इन सारी थ्योरीज का पर्पस ये है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनिवर्स कुछ इस तरह से बना था, दैट्स इट। आपको इतना पता, बिना नाम ऑथर का नाम, बिना थ्योरिस्ट, बिना उस बंदे का नाम लिए, बिना साल बताए, बिना उसकी कंट्री बताए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल इन ऑल यूनिवर्स बनने में प्रोसेसेस क्या क्या यूज़ हुए हैं, दैट्स इट। और वो अगर आपको फ्लो पता हो गया तो बस, चक्कर क्या है कि कभी कोई उसे सॉलिड बता रहा है, कोई गैशियस बता रहा है, और कभी कोई उसे हॉट बता रहा है, कोई कोल्ड बता रहा है। कोशिश सारे प्रूव करने की कर रहे हैं। ये सारी थ्योरीज कर लोगे तो एंड में आपको सुपरनोवा थ्योरी जो अभी आपको दिखाई है, दैट इज सुपरनोवा, दैट इज बिग बैंग। ये सुपरनोवा से इसका जन्म हुआ है। लेकिन सुपरनोवा थ्योरी तब तक नहीं आ सकती जब तक हम टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, और वो तब तक नहीं आएगी जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे चैम्बरलेन। ठीक है, तो मेरे बच्चों, ये जो पहला चैप्टर है ना, इसी में है थ्योरी। फिर आगे जाके कि पूरी बुक में कहीं भी थ्योरी नहीं है। फिर पूरी पूरी बुक में पता क्या है, जैसे मैं ये कहानियाँ सुनाता हूँ ना, इंटर रिलेशंस प्रोसेसेस हैं, थ्योरियाँ नहीं है। और प्रोसेस तो सारा याद हो ही जाता है बंदे को। याद क्या होना, समझ आ जाता है, एक के बाद एक चीज़ का पता लग जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो नींद समझ आ रहा है, लगता है नींद आ रही है, नींद तो नहीं आ रही, नींद रणजीत समझ आया बेटा था इन प्रोसेस के थ्रू बने। ठीक है, सन से जो मैटर इजेक्ट हुआ, इजेक्ट होने के बाद वो प्लैनेट्स बने। कुछ मैटर जो है वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाया, तो जितना ज़्यादा ग्रेविटेशन पुल जिसके साथ था वो उसके इर्द गिर्द घूमने शुरू हो गए, वो उसके नेचुरल सैटेलाइट बन गए। ये ऐसा कहता है, जबकि इसको कंडेम किया जाएगा अभी। ठीक है, ऐसा ये कहते हैं, जबकि इसको कंडेम किया जाएगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप चंद्रमा को गायब कर दो, चंद्रमा की वजह से ही होती है। और अगर ओशियंस रुक गए ना, अगर ओशियंस रुक गए तो ना मानसून बनेंगे, ना बादल आएंगे, ना खेती बाड़ी होगी, ना शिप चलेंगे, ना कुछ नहीं होगा, मछलियाँ भी मर जाएंगी सारी। क्योंकि ओशियंस जब मूव करते हैं तो ओशियंस का जो मैटर है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं ओशियन में। पशु जो अंदर जीव जंतु उन्हें खाने को मिलता रहता है, उनकी वजह से हवाएं चलती हैं और हवाओं को मूवमेंट देते हैं, उनकी वजह से मौसम बदलते हैं। आई बात समझ में? एक रीजन का पानी दूसरे रीजन का पानी तीसरे रीजन तक पहुंचता है, तो ये सब सन की मूव की वजह से होता है। सर आपने एक फोटो भेजी थी वो मिक्स नहीं होती है। इन्होंने भेजी थी विवेक ने। हाँ, तो वो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे, तो दोनों मिक्स नहीं होते हैं आपस में। दोनों की नेचर में बहुत फ़र्क है, एक कोल्ड है, एक बहुत ही हॉट है, ठंडा और गर्म है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। पानी वाले गिलास में मिक्स करके देख लेना, दो चीज़ें डाल देना, नीचे फ्रूटी डाल देना, ऊपर सोडा डाल देना, दोनों मिक्स नहीं होंगे आपस में, कितनी देर तक अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो दोनों की डेंसिटी में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। आर्कटिक और पैसिफिक की डेंसिटी में बहुत फ़र्क है, प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है, इसलिए वो मिक्स नहीं होते। बाकी जो इन्होंने फ़ोटो भेजी है वो फोटोशॉप है, इतनी क्लियर डिवाइडिंग लाइन नहीं बनती कभी भी पानी में। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे फीता लगा के इन्होंने बॉर्डर बनाया हो। तो वो किसी आर्टिस्ट, जैसे आपने सुना तो आपने सिर्फ सुन के छोड़ दी, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट ये चीज़ किसी के मुँह से सुनेगा तो वो जाएगा वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने, उसकी फ़ोटोग्राफ्स खींचने, तो वो फिर उसको अपना रूप देगा जो वो इमेजिन करता है, थोड़े से प्रोसेस को ज़्यादा बड़े लेवल पे दिखाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। सबसे पहला कंडेम जो है इसका वो ये है, वो ये कह रहा है कि ये कहाँ से आया इंट्रूडिंग स्टार, इसका ओरिजिन तो बताया ही। सबसे पहली बात कि इंट्रूडिंग स्टार किधर से आया, इसका ओरिजिन क्यों नहीं बताया, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन उनका कि वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कोल्ड एंड सॉलिड है, ये किधर से आ गया, जबकि शुरू से ये माना जाता है कि जो सन है वो गैशियस फॉर्म में है। और दूसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर उसमें से मटेरियल इजेक्ट हो रहा है तो मटेरियल